अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, जब हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारी नजर चांद पर और हजारों लाखों चमकते हुए सितारों पर पड़ती है, तो जहन में एक सवाल पैदा होता है कि हमारी जमीन की तरह चांद पर भी कोई मखलूक रहती है और वो कैसी दिखती है, और अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मकसद क्या है। आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे और मजीद इस मौजू पर भी बात करेंगे कि आज तक चांद पर क्या देखा जा चुका है और यहां से कौन सी चीजें दरियाफ्त हो चुकी हैं। तो चलिए आज के मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए साइंसदान अब तक अरबों डॉलर्स खर्च कर चुके हैं और किसी हद तक कामयाबी भी समेट चुके हैं। ये जानने के लिए सबसे पहले नासा ने चांद पर जाने का फैसला किया, क्योंकि ये चांद ही है जो जमीन के सबसे ज्यादा करीब है। लिहाजा 1968 में यहां सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट भेजा गया जिसका नाम अपोलो 8 था, और इसको भेजने का मकसद सिर्फ यही था कि यह स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर लगा सके। इस मिशन में 3 खलाबाज शामिल थे जिनको चांद के करीब पहुंचने में पूरे 68 घंटे लग गए और उनको वहां से कोई भी अजीब चीज नहीं मिली। लेकिन ये तीनों खलाबाज वो पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले अर्थराइज देखा था। यानी जैसे हम सनसेट या सनराइज देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने अर्थराइज देखा था, और इस खूबसूरत मंजर की तस्वीर भी पहली बार अपोलो 8 से ही ली गई थी। इस मिशन के अगले साल यानी 1969 में अपोलो 11 नामी मिशन को चांद की जानिब भेजा गया, और फिर 20 जुलाई को जमीन छोड़ने के 110 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने, जबकि इनके 20 मिनट बाद बज़ ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। आर्मस्ट्रांग के अल्फाज दुनिया के टीवी पर गूंजे और तारीख में दर्ज हो गए कि एक शख्स का एक छोटा सा कदम इंसानियत की अजीम छलांग थी। इन दोनों अफराद ने चांद पर उतरने वाली गाड़ी से बाहर चांद की फिजा में 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा और वहां की सतह से नमूने यकजा किए, जबकि इन्होंने वहां तस्वीर भी ली और कई साइंसी तजुर्बात को भी शुरू कर दिया। चांद की अपनी तलाश को मुकम्मल करने के बाद दोनों अफराद अपनी चांद पर उतरने वाली गाड़ी में बैठकर कामयाबी के साथ कमांड और सर्विसेज वाले मॉड्यूल में दाखिल हो गए। लेकिन नासा का कहना है कि चूंकि चांद पर हवा और ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आज भी वहां इन दोनों खलाबाजों के जूतों के निशान मौजूद हैं। दोस्तों, इन दोनों मिशंस में तो नासा को कुछ भी अजीब देखने को नहीं मिला, लेकिन नासा की जानिब से चांद के गिर्द लगाई गई टेलीस्कोप आए रोज अजीबो गरीब तस्वीरें भेजती रहती है, जिनको देखकर यह एहसास होने लगता है कि यहां जरूर कोई मखलूक आबाद है जो हमारे सामने नहीं आना चाहती। इन तस्वीरों में से एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि चांद की सतह पर छोटे छोटे पत्थर मौजूद हैं, लेकिन इन पत्थरों में एक सबसे अजीब पत्थर था जो बिल्कुल एहराम की तरह नजर आता है, और ऐसा लगता है कि इसे किसी ने खास तरीके से बनाया था, लेकिन किसने बनाया ये कोई नहीं जानता। अगर चांद के बाद हम मार्स यानी सुर्ख सियारे की बात करें तो 1877 में इटली के एक माहिर फल्कियात गियोवानी शियापेरेल ने यह मालूमात दी कि यह सुर्ख सियारा अपने गिर्द कुछ लाइनें रखता है, और इस माहिर ने इन लाइनों को किनाली का नाम दिया। ताहम वो ये समझ नहीं सका कि यह सियारे की मखलूक की जिंदगी के हवाले से भी हो सकती है। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ये लफ्ज मशहूर हुआ तो इसे केनाल के तौर पर लिया जाने लगा, और लोग कहते हैं कि अगर यहां कुछ नहरें हैं तो कोई मखलूक जरूर होगी जिसने इन्हें खोदा होगा। इस हवाले से कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये लाइनें अजीम सियारे के गिर्द पानी की लहरों का एक सिस्टम हो सकता है, और इस सिस्टम के बारे में ख्याल किया गया कि हो सकता है कि मरीख पर गैर जमीनी मखलूक रहती हो, और यह भी हो सकता है कि ये मखलूक इंतहाई माहिर इंजीनियर्स भी हो, क्योंकि जमीन पर स्विज नहर बनाने में इंसानों को 10 साल लगे थे। ताहम मरीख की मखलूक को यह सब कुछ मुकम्मल करने में इंसानों से कम वक्त लगा होगा। प्यारे दोस्तों, 1894 में एक माहिर फल्कियात ने इस नजरिए को मजीद फैलाया कि मरीख पर नहरें हैं, और लोवेल ने भी नहरों को अपनी टेलीस्कोप के जरिए देखा था। उसने मरीख की सतह पर जो कुछ देखा उसका नक्शा बनाया, बहुत सी किताबें लिखी और लेक्चर्स दिए कि मरीख की मखलूक वजूद रखती है, और कहा कि वो अपने सियारे को सैराब भी कर रहे हैं। लेकिन साइंसदान बहुत जल्द इस बात तक पहुंच गए कि मरीख पर कोई जिंदगी वजूद रखती है या नहीं। 1899 में लोवेल के नजरिए से बहुत से साइंसदानों को एक रास्ता मिला, जैसा कि निकोला टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, ने यह दावा किया कि मरीख से कुछ सिग्नल्स मिले हैं। लिहाजा इन सिग्नल्स को मद्देनजर रखते हुए उसने अपने ट्रांसमीटर से बहुत तजुर्बात किए, जबकि ऐसा इसने कोलोरेडो की बुलंद चट्टानों पर किया, जहां मुबैना तौर पर उसने एक पैगाम वसूल किया।
लेकिन वो पैगाम क्या था इस बात का खुद टेस्ला को भी पता नहीं चला। मगर कुछ सालों के बाद टेस्ला ने यह दावा किया कि वो मरीख की मखलूक से वायरलेस पैगामात भेजकर राब्ता कर सकता है, लेकिन यह महज एक बयान ही था, क्योंकि उस साल के दिसंबर तक जमीन से कोई दूसरा पैगाम न भेजा जा सका। टेस्ला को इल्म नहीं था कि मरीख की मखलूक किस तरह की नजर आती है, लेकिन उसे यह यकीन था कि वो मरीख की सख्त हालत को जान सकता है, जबकि बहुतों के नजदीक ये अकली बात थी कि अगर जमीन से पैगाम भेजना मुमकिन हुआ तो मरीख से भी पैगाम आ सकता है। इसके बाद 1909 में मरीख पर किसी भी जिंदगी से राब्ते की बहुत सी कोशिशें की गई और इस हवाले से एक माहिर फल्कियात ने रोशनी के सिग्नल्स की एक ताकतवर सीरीज भी भेजने की कोशिश की, जो कि 50 बड़े शीशों से पैदा किए गए थे और कई सालों तक मरीख तक भेजे जाते रहे। माहिर फल्कियात का कहना था कि हम ये ख्याल कर सकते हैं कि अगर वहां कोई मखलूक है तो वो भी हम इंसानों की तरह टेलीस्कोप जैसी आंखें या कुछ और रखती होगी, जैसा कि हम जमीन पर टेलीस्कोप रखते हैं। माहिर फल्कियात ने यह सब जांचने के लिए $10 मिलियन का खर्च बताया, लेकिन किसी ने उसे फंडिंग करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। एक माहिर फल्कियात प्रोफेसर डेविड टार्ड ने ख्याल किया कि अगर गर्म हवा के बड़े गुब्बारे 50,000 फुट तक भेजे जाएं तो मरीख से पैगामात हासिल किए जा सकते हैं। टार्ड ने कहा कि अगर मरीख पर मखलूक है तो वो भी हमसे राब्ता करने के लिए कोशिश कर रही होगी, लिहाजा ये सोचकर इसने अपना तजुर्बा किया, लेकिन इसके गर्म हवा के गुब्बारे सिर्फ 5,000 फुट तक ही जा सके और इस तरह इसकी ये कोशिश अधूरी रह गई। अक्टूबर को लंदन से ताल्लुक रखने वाले वकील ने मरीख तक टेलीग्राम सिग्नल भेजने की कोशिश की, जो कि 35,000 मिलियन मील दूर था। डॉक्टर मेन्सफील्ड को यकीन था कि इसका पैगाम मरीख की मखलूक को मिल गया है, क्योंकि वो अपने 2 सालों में जमीन के करीब तरीन था। इसके अलावा मेन्सफील्ड ने दावा किया कि इसने टेलीपैथी के जरिए एक मरीख की खातून से बात भी की है और यह भी बताया कि मरीख की मखलूक इलेक्ट्रिक हवाई जहाज इस्तेमाल करती है और इलेक्ट्रिक दख्तों के फल खाती है। मेन्सफील्ड ने लंदन की सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस के जरिए मरीख की खातून को पैगाम भेजने की कोशिश की और ऐसा रग्बी टावर के जरिए किया गया, जो दुनिया का ताकतवर तरीन वायरलेस स्टेशन था। टेलीग्राफ दफ्तर के अमले ने कहा कि इन्होंने कुछ नहीं सुना, लेकिन मेन्सफील्ड ने दावा किया कि इसने टेलीपैथी के जरिए पैगाम सुन लिया है। मेन्सफील्ड ने कहा कि मरीख की मखलूक भी हमारे पैगामात लेने के लिए बैठी हुई है और वो हमारे साइंसदानों पर हंसती है। उस दौर के माहिरीन फल्कियात के नजरियात कुछ हकीकी नहीं थे, लेकिन इन नजरियात ने नौजवान नस्ल में एक तजस्सुस जरूर पैदा किया कि मरीख की मखलूक का पता चलाया जाए। 1976 में नासा ने मरीख पर एक तहकीक की और यह जानने की कोशिश की कि क्या वाकई मरीख पर जिंदगी के कोई आसार हैं। इन्होंने 2 आलात मरीख की सतह पर उतारे और इस तरह के मेटाबॉलिक तजुर्बात की मदद से यह मालूमात मिली कि इस सुर्ख सियारे पर जिंदगी के कुछ आसार हो सकते हैं और वो मरीख की मिट्टी का सैंपल लेने में कामयाब हो गए। तहम ये नतायज आज तक मुतनाज़े हैं। इसी तरह 2012 में एक तहकीक से यह भी पता चला कि इस सुर्ख सियारे पर पहाड़ भी हैं और ये पहाड़ वक्त के साथ साथ कई सालों में वजूद में आए, जिनको बनने में पानी और हवा ने मदद दी होगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।